तो देखिए ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है जून 2010 का। ठीक है भाई, जून 2010 का। ठीक है, सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। और प्रश्न आपके सामने ये है पहला कि सामाजिक वैयक्तिक कार्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सेवार्थी को दान देना, सेवार्थी को नियंत्रित करना, सेवार्थी की समस्याओं का समाधान करना, सेवार्थी को साधन सुलभ बनाना। बताइए जरा इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट करिए फटाफट, बताइए जरा, बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। सभी का एक का सी आ रहा भाई, तो बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ध्यान से सुन लीजिए कि व्यक्तिगत समाज कार्य का जो लक्ष्य रखा गया था वो यही रखा गया था कि सेवार्थी की समस्याओं का समाधान करना, सेवार्थी को दान देकर नहीं, सेवार्थी को नियंत्रित करके नहीं, सेवार्थी को साधन सुलभ करा के नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका। ठीक है भाई, सी है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, अब इसको मैच करिए जरा आप लोग कि सूची 1 से और सूची 2 से मैच करके फटाक तुरंत बताइए मुझे। ठीक है, पी। चल, आपने देखो नाम सुना होगा ज्योतिबा फूले का नाम। ठीक है भाई, ज्योतिबा फूले का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। ज्योतिबा फूले ने 19वीं सदी में महाराष्ट्र में एक प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं। और इन्होंने ही, ज्योतिबा फूले जी ने ही, ज्योतिबा फूले जी ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ठीक है, और उसके अगर मैं बात करूं तो अगर कोई एजुकेशन के बारे में अगर मांग किया है तो ज्योतिबा फूले ने किया है। तो ज्योतिबा फूले किससे संबंधित होंगी? सत्य शोधक समाज से। बताइए, सत्य शोधक समाज से ही होंगी। हाँ, तो सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है इसको, सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछे भी जा सकते हैं। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ है, ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में किया गया है। इसके बारे में उद्देश्य था इसका दलित और निम्न जाति, ये प्रश्न बना हुआ है उद्देश्यों से। तो जब कभी प्रश्न में आए दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण को लेकर इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था, सार्वजनिक विकास किया था। ठीक है, तो गुलामगिरी एक पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, इन्हीं की है। कब आई थी ये? 1972 में आई थी। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ठक्कर बापा का नाम आप लोगों ने सुना। अब ये देखिए, स्वतंत्रता के बाद मैंने आप लोगों को अभी बताया भी है हाल ही में कि स्वतंत्रता के दौरान जो है कौन कौन से समाज सुधारक रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। जाति प्रथा, छुआछूत प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्होंने आवाज उठाई थी। एक महात्मा गांधी जी भी रहे थे, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। इन्होंने हरिजन समाज के बारे में बताया, प्लस में असहयोग, सत्याग्रह जैसे, अहिंसा जैसे जो है एक प्रकार से आंदोलन चलाया। चंपारण आंदोलन, नील विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह, इन सभी नेतृत्व किया है महात्मा गांधी जी ने। यहां से भी प्रश्न आता है, पूछा जा सकता है। और ठक्कर बापा की बात अगर मैं करूं तो इनका पूरा नाम है अमृतलाल ठक्कर। क्या नाम है इनका, बताइए? अमृतलाल ठक्कर। अमृतलाल ठक्कर। और अमृतलाल ठक्कर ने, इन्होंने आदिवासी और दलितों के मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शन की भूमिका निभाई है और छुआछूत की निंदा की है। ठीक है भाई, तो अगर आप इसको बताना चाहें तो इन्होंने, ठक्कर बापा ने भारतीय आदिम, जैसे मैंने कहा ना, आदि जातियों के लेकर, आदिवासियों के लेकर, दलित को लेकर मैंने बोला ना, तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर भारतीय आदिम जाति समाज संघ के बारे में। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, ठक्कर बापा के बारे में। आगे अगर मैं बात करूं तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम तो सुना ही होगा आप लोग भाई। बताइए, विनोबा भावे का भी नाम आ सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम आ सकता है। ठीक है, स्वामी सहाय आनंद सरस्वती का नाम आ सकता है, सर सैयद अहमद खान का नाम आ सकता है। इन सभी लोगों का नाम याद रखना है आप लोगों को। एक ऑप्शन में मैच करने के लिए आता है तो एक स्वतंत्रता के दौरान आएगा, एक स्वतंत्रता के पहले कौन था वो व्यक्ति आएगा, और एक आएगा स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो ये 3 तरीके का बनाएगा और एक दे देगा आपको कोई इस तरीके से। ठीक है भाई, तो याद रखना। अगर हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। बताइए जरा,
यस सर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सर सोसाइटी। हाँ ठीक ठीक हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना मैंने आप लोगों को बता भी रखा है 1905 में महाराष्ट्र पुणे में। और नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था इनका। इनका उद्देश्य क्या था? नवयुवक के जो नवयुवक लोग थे उनको सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। और महाराष्ट्र पुणे में इन्होंने स्थापना किया था द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। एम के गांधी का नाम तो दिया भी है यार, जरा मुझे बताइए। हरिजन संघ सेवा मैंने बताया भी, इसका सही यही हो जाएगा, है ना? मैंने इसको देखा नहीं एम के गांधी जी को, है ना? इन्हें देखा नहीं, तो ये आप पर सही जवाब हो जाएगा ये। आप जरा मुझे बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा ए बी सी डी में। एक का आप 4 लगा लीजिए, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, बी सही जवाब। परानुभूत का अर्थ क्या होता है मुझे बताइए? परानुभूत का अर्थ समझाइए। बोलिए परानुभूत का अर्थ। भाई जवाब आ ही नहीं रहे हैं आप लोगों को। ऑप्शन बी होगा करेक्ट, परानुभूत। देखिए एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहाँ जैसे परानुभूत का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। तो अन्य व्यक्ति मतलब दूसरों की भावनाओं को और अनुभव को प्रवेश करने की बात होती है। यही चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। और एक नाम आता है पॉक एकमैन करके। पॉक एकमैन ने इस परानुभूत को 3 भागों में डिवाइड किया था। संज्ञानात्मक तरीके से बोला था, भावनात्मक तरीके से बोला था, अनुकंपा के रूप में बोला था, ठीक है भाई। तो ये 3 चीज़ों में बोला था, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामुदायिक निधि के बारे में मैंने बता चुका हूँ आपको, जब पढ़ा रहा था थ्योरी तो उस दौरान बताया था। सामुदायिक जो है निधि का मतलब होता है फंड। तो ये उस किससे संबंधित है? फंड, बताइए जरा। सामुदायिक सहायता से म्यूट हो जाइए भाई, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है किसी के यहाँ से। सामुदायिक समस्याओं से है, सामुदायिक जागरूकता से है और सामुदायिक संसाधनों से है। देखो म्यूट हो जाया करो आप लोग ना। हाँ चलो ठीक है, ऑप्शन डी बता रहे हैं। तो संसाधन इज द करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर। कि किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के बीच में जब धर्मार्थ गतिविधियां होती हैं तो उसके लिए एक निधि बनाया जाता है, एक प्रकार से फंड। तो यह कहलाता है आपका सामुदायिक संसाधन के रूप में। तो ये सामुदायिक निधि जो संबंधित होता है वो सामुदायिक संसाधन से संबंधित होता है। ऑप्शन डी वाला सही माना जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5th के बारे में, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। अब ये तो मैंने बताया भी है, अनमेट थ्योरी नहीं है ये, अनमेट थ्योरी। अनमेट थ्योरी तो आपको पता भी होना चाहिए, पार्लियामेंट ने दिया है। हाँ, ये किसने दिया है? मैकली लैंड ने दिया है। हाँ मैकली, डेविड, इनका पूरा नाम डेविड सी मैकली लैंड है, याद रखिएगा, यही सही जवाब है आपका, ठीक है भाई। और मैस्लो की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जानते हैं अ थ्योरी ऑन ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में बात किया था 1943 में। और जॉर्ज बर्ग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए, प्रेरणा और स्वच्छता का सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी इसी का है, हर्ट्ज़बर्ग का ही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मैक ग्रेगर का नाम, तो मैक ग्रेगर मतलब MC मैक ग्रेगर हैं, ये वही हैं जो लीडरशिप एंड मोटिवेट के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो इनको लीडरशिप या नेतृत्व की भूमिका की किताब किसने लिखा है, तो आप तुरंत बता देना, मैक गाग्रेट ने बताया है, ठीक है। तो ये आपका उससे हो जाएगा। इस सवाल का जवाब सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और कह रहा है परिकृष्ट बातों मतलब कविता हो और कला हो के रूप में दमन किए गए विचारों को अभिव्यक्त को क्या कहते हैं, बताइए जरा। अब इसका तो भाई आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ये रक्षा युक्तियां हैं और ये रक्षा युक्तियां किसकी हैं? सिगमंड फ्रायड की हैं। किसकी हैं? सिगमंड फ्रायड की है। अगर हम बात करते हैं उदात्तीकरण के बारे में, तो उदात्तीकरण सबसे अधिक रचनात्मक रक्षा युक्ति मानी जाती है और ये सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक लक्ष्यों को स्वीकार्यता में बदलता है। ये किसमें बदलता है? स्वीकार्यता में बदलता है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करूं तो कविता कला के रूप में जो दमन किए गए विचारों को अभिव्यक्त के रूप में बदला है वह आपका उदात्तीकरण के रूप में आ जाता है। आपका यही जवाब सही हो जाएगा, उदात्तीकरण वाला ही।
अगर हम बात कर लेते हैं द्वैध वृत्ति के बारे में, और द्वैध वृत्ति को हम बोलते हैं क्या, निर्धारण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्धारण बोलते हैं। सिगमंड फ्रायड की है ये। और निर्धारण का मतलब अगर हम बात करें, अम्बिवैलेंस कहते हैं किसी वस्तु के प्रति एक साथ परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं हो या विश्वास हो या भावनाएं हो, ये सभी चीज़ें उपस्थित हो, प्लस में दुविधा रिप्रेजेंट कर रही हो। दुविधा का मतलब एक प्रकार से द्वंद्व रिप्रेजेंट कर रही हो। तो दुविधा वाली जब कभी बात आ जाए तो आप ऑप्शन बी को लगाना, बट यहाँ पे दुविधा में ऐसी कोई बातें नहीं कही गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विरेचन का, और विरेचन आप जानते होंगे भलीभांति तरीके से, भाव विरेचन ना, तो यहाँ मैं अगर आपसे बात करूँ, रोचक औषधि के द्वारा कोई शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक है, या कोई शारीरिक विकार हो रहा है उसके अंदर, कोई या शारीरिक विकार है उसके अंदर, तो हम कह सकते हैं उन विकारों का शुद्धिकरण जो कहलाता है वो विरेचन कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं विरेचन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्थितिकरण को लेकर, और स्थितिकरण किसको बोलते हैं, कौन बताएगा। स्थितिकरण को हम बोलते हैं, स्थितिकरण को हम बोलते हैं निश्चित करना। क्या बोलते हैं, निश्चित करना बोलते हैं, ठीक है भाई। अब निश्चित करने का क्या मतलब होता है बताइए। किसी अन्य मनुष्य, मानव जो है, मनुष्य, जानवर या किसी निर्जीव वस्तु से लगाव है, वह एक प्रकार का स्थिरीकरण है, मतलब किसी निर्जीव वस्तु से लगाव है उसका, ठीक है। तो यह आपका स्थिरीकरण हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बताइए। प्रतिगमन के बारे में भी बात किया है। प्रतिगमन मतलब होता है कि पुराने जो मतलब प्रतिगमन पुराने में वापस जाने से संबंधित होता है, ठीक है भाई, पुराने में वापस जाने का। आप समझ जाइए। आप एग्जाम्पल 5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, मैंने कई बार बोला आप लोगों को। एक होता है प्रक्षेपण, और प्रक्षेपण का मतलब होता है कि जैसे एक कोई बेईमान व्यक्ति है। प्रक्षेपण क्या होता है, प्रतिगमन दूसरा है। प्रतिगमन पुरानी स्थिति चला जाना। प्रक्षेपण जो होता है, एक बेईमान व्यक्ति को या दावा करता है कि भाई मैं ईमानदार हूँ, तो यह आपका प्रक्षेपण कहलाएगा, ठीक है। वंचन है, निरसन है, एक्टिंग आउट है, पृथक्करण है। कुल टोटल लगभग 14 से 15 समथिंग इसके जो है रक्षा युक्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। चलिए ऑप्शन ए सही होगा क्या। चलो फिर आगे बढ़ें। सर डी लग रहा है ना सही होगा। नो नो नो, ऑप्शन ए सही माना जाएगा, उदात्तीकरण माना जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, म्यूट। हाँ, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा, डी नहीं, उदात्तीकरण सही। शून्य परिकल्पना क्या है। जब शून्य, देखो अब यहाँ पर आपका टाइप एरर जो है और टाइप 2 एरर नहीं बात हो रही है, डायरेक्ट बात हो रही है। शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत होने को कहा जाता है तो क्या बोला जाएगा बताइए। टाइप 1 त्रुटि। ना भाई, टाइप 1 त्रुटि कहाँ से होगी अगर नहीं, वो देखो मैं बताऊं, टाइप 1 त्रुटि मानक टाइप 1 त्रुटि कहाँ पर है। अच्छा, ऑप्शन डी में है। नो नो नो, ऑप्शन डी नहीं है। नहीं, ऑप्शन डी नहीं है। टाइप 1 एरर नहीं है ये। टाइप 1 एरर दूसरा होता है कि किसी अच्छी प्रोडक्ट को आपने खराब बता दिया है, वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे बात उसके ऊपर उठ के थोड़ा सा सोचिए। ये इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ही बोलते हैं ना, इसको अल्फा बोलते हैं ना टाइप एरर वाले को। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचो ना, नल हाइपोथेसिस के बारे में। ये स्टैंडर्ड त्रुटि है, मानक त्रुटि है ये। स्टैंडर्ड मतलब दो घटनाओं के बीच का एक निश्चित परिणामी संबंध होता है। नल हाइपोथेसिस में मानक त्रुटि होती है ये। मानक त्रुटि, अगर मैं इसके बारे में कहता कि भाई शून्य परिकल्पना में अस्वीकृत पर कहा जाता है किसको, और इसमें अगर ये चीज़ें बोल रहा है तो वो मानक त्रुटि हो जाएगी। अब शून्य परिकल्पना जो है अस्वीकृत तो दोनों होती है, टाइप सेकंड भी तो होता है, टाइप सेकंड भी तो होता है। बताइए जरा, उसमें भी तो त्रुटि होती है ना। नहीं समझ में आ रहा है आपको तो को सत्य माना जाता है और पहले में ना सही सत्य होता है उसे असत्य मान लिया। हाँ, तो ये बात की बात है, ये बात की बात है। टाइप 1 जो आप कह रहे हो,
पहला सही है वो असत्य मानते हो, दूसरा असत्य है सही मानते हो, वो बात की बात है। लेकिन ऐसा तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है, ये तो कर रहा है कि भाई नल हाइपोथेसिस अस्वीकार हो गई है। तो जाहिर सी बात है, तो वो चली जाएगी कहाँ पर, अल्टरनेट वाले में चली जाएगी। भाई तीन टाइप की होती है ना, एक वर्किंग होती है, एक आपका नल होता है, एक अल्टरनेट होता है, वो हमेशा सत्य ही मानी जाती है वो। बताइए, वहीं पे चले जाएगी ना। तो थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां से आप सोचिए। आप, मैं समझ रहा हूँ मैं आप लोग कहाँ सोच रहे हो, उसके अंदर में चले गए हो आप लोग नल हाइपोथेसिस के। ये अंदर की बात नहीं कर रहा है, ये उसके टाइप की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मानक मानक त्रुटि, त्रुटि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्किंग स्टैंडर्ड हाइपोथेसिस। स्टैंडर्ड एरर्स बोलेंगे ये, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एरर्स। एरर। हाँ, सर तो फिर अल्टरनेटिव को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? वैकल्पिक। ठीक है, ओके ओके। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि कार्यकारिणी शोध। अब देखो यहाँ पे वर्किंग हाइपोथेसिस की बात हो रही है। कार्यकारिणी शोध का मतलब होता है वर्किंग हाइपोथेसिस, है ना, या आप इसे आप कह सकते हो वर्किंग रिसर्च भी कह सकते हो, बात दोनों एक ही है। अब मुझे जरा बताइए कि क्या है ये रिसर्च वर्किंग वाली। आप जरा सोचिए और समझ के मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, और मैं आशा भी करूंगा कि आप लोग समझेंगे भी। ओके, मैं बताता हूँ। देखिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान में कौन से हस्तक्षेप या उपचार वास्तव में सहायता करते हैं, उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त प्रदान करना, और यही आपका करेक्ट है। कार्य योजना को उपलब्ध कराना नहीं है, ना ही सांख्यिकी विश्लेषण का काम है उपकरणों में उपलब्ध कराना, और ना ही आंकड़ों का संग्रह करना है। इसका जो सही जवाब होगा, समस्याओं के समाधान में हस्तक्षेप कर रहा है, उपचार को वास्तव में सहायता दे रहा है और उसके ज्ञान को प्रदान कर रहा है, ये वर्किंग हो रही है, ये वर्किंग हाइपोथेसिस हो रही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला सही माना जाएगा इस प्रश्न का। अभी इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न 8 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 9 की, तो देखो जरा इसको ध्यान से, कि मैंने आप लोगों को टुकमैन का 1963 का बारे में बात किया है कि नहीं बात किया है, टुकमैन के बारे में। और आज ही इसकी पीडीएफ, 1965 में है। सॉरी 1965, हाँ 1965 है, समूह विकास की अवस्था, वेरी गुड। और मैंने इसकी पीडीएफ जो है आज ही आप लोगों को भेजा है। 65 है 63? 65 है सर, ब्रूस टुकमैन के। टुकमैन के, ओके 65 सर। चलो ठीक है, फिर आगे देख लीजिए। तो इसने क्या बोला था बताइए जरा। बोला था फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, की बोला था नॉर्मिंग 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 परफॉर्मेंस एडजर्निंग। और जर्मिंग। तो कौन सा सत्य मानेंगे आप? ऑप्शन बी सत्य मानेंगे तो सी, अच्छा सी को सत्य, फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग, सी सही होगा, हाँ सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें, एक नाम और बता देता हूँ, कैलिन का नाम। कैलिन का नाम भी पूछा जाता है। 1972 में इसने दिशा निर्धारण की बात की, दिशा निर्धारण की बात किया था, विरोध की बात किया था, समझौते की बात किया था, और उसके बाद उसने घनिष्ठता की बात किया था और समापन की बात किया था। तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा। और ट्रेकर का नाम तो आपको पता होना चाहिए, ट्रेकर फेमस पर्सन है ये भी। फिर से बताइए क्या क्या था? दिशा निर्धारण, विरोध की बात से दिशा निर्धारण, ट्रैकर ने विरोध, ग्रुप डेवलपमेंट क्या दिया था? समझौता, घनिष्ठता, समापन। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। ट्रैकर ने क्या दिया था ये ग्रुप डेवलपमेंट में? ग्रुप डेवलपमेंट में इसने एक स्टेजेस के बारे में बात किया है, अवस्था के बारे में बात किया है। क्या बोला है इसने? सर क्या उसने बोला है पहले तो बिगिनिंग होनी चाहिए, प्रारंभ। फिर उसके बाद उसने बोला था कि समूह की भावना का आविर्भाव होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसने बोला था मित्रता का विकास होना चाहिए। फिर कहा था सशक्त समूह होना चाहिए। और उसके बाद समूह भावना का पतन, समूह भावना का पतन। पतन नाम याद आ जाए बस, पतन देखो, पतन किसी ने नहीं बोला है। पतन का मतलब आप सोच रहे ना, बस ट्रेकर को लगा देना, ऑप्शन में देखना पतन लास्ट में कहीं है, लगा देना। बाकी यूनिक वर्ड ऐसे ही, हाँ ऐसे ही पकड़ सकते हैं आप लोग यूनिक वर्ड।
ठीक है भाई, कई लोगों का नाम आता है बट एक बार और एक ट्रिगर। अच्छा, प्रारंभ हो जाएगा आपका पहला, दूसरा हो जाएगा समूह भावना, तीसरा हो जाएगा मित्रता का विकास, और नंबर 4 पर आपका हो जाएगा सशक्त समूह जिसको स्ट्रॉन्ग ग्रुप बोलते हो, और नंबर नेक्स्ट यानी 6 नंबर पर आ जाएगा आपका समूह भावना का पतन करना। ठीक है, दिस लाइन इन ग्रुप फीलिंग। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बस इतनी चीज़ें ध्यान रख के चलिए। पतन में ट्रेकर का नाम आएगा, केलिंग समाप्त कर देगा। केलिंग, केलिंग का मतलब किलिंग से याद कर लो, ऐसे ट्रिक बना लो, ट्रिक बना लो। केलिंग नाम है, केलिंग से आपको याद आ रहा है किल, और किल देखना, किल का मतलब होता है मारना, मारना का मतलब समाप्त कर देना, तो लास्ट में इसके समापन आ जाएगा, ऐसे लगा लेना। ठीक, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूँ आपसे टुकमैन को, तो टुकमैन का मतलब क्या होता है भाई, देख। टुक माने क्या, टुक, टुक माने ऐसे भी आप सोच सकते हो कि देखना भी रिप्रेजेंट कर सकते हो टुक, या टुक माने लेना भी। टेक, टेक का क्या होता है थर्ड फॉर्म, टुक होता है ना, टेक का थर्ड फॉर्म टुक होता है। तो आप ऐसे सोचिए थर्ड फॉर्म लगा है, तो थर्ड फॉर्म कैसे लगा रहा है भाई, एडजस्ट कर रहा है, तो थर्ड फॉर्म लगा के एडजस्ट कर रहा है, तो टुकमैन का ये ट्रिक बना लीजिए आप, इसका भी टुकमैन का एडजस्ट कर रहा है, तो अर्जनिंग हो जाएगा लास्ट वाला स्टेप। और एक ट्रैकर था, ट्रैकर का मतलब आप ऐसे अगर ट्रिक इसकी बनानी है तो इसका समूह का पतन है, तो ट्रैकर, ट्रैकर मतलब टक्कर हो भाई, टक्कर वाली बात है। और टक्कर में क्या कर रहा है भाई, ये पतन कर दिया, उसका समाप्त कर दिया उसे, उसका जिससे किसी से टक्कर हुआ उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पतन कर दिया, पतन से आपको याद कर लेना इसको। ठीक है भाई, पतन टक्कर वाला। ठीक है भाई, याद कर सकते हो ऐसे भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। प्रसरण और फैलाव बताता है। देखिए प्रश्न अच्छा है, और बताइए मुझे, मैंने कई बार बोला है इन सारे शब्दों को ना, एक एक शब्दों को समझा करो आप लोग, अगर नहीं समझोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा भाई ऐसे प्रश्न तो। केंद्रीय प्रवृत्ति ओके, डी आ रहा है भाई इनका, दीपा का भी डी आया है, निखिल का भी डी आया है, पवन जी का भी डी आ गया है। अच्छा चलो देखो मैं बताता हूँ, जो प्रसरण होता है, जो फैलाव होता है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, ये मैंने एक बार बताया तो था, मुझे भी याद है, टेंसल जो है टेंडेंसी, बट ये होगा नहीं, बट ये होगा नहीं। आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, थोड़ा सा अच्छे से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं बताऊं, जो फैलाव होता है वह एक निश्चित संख्या के समय से गुजरने वाली जो तरंग होती हैं, जो नंबर होते हैं, मैंने क्योंकि फिजिक्स देखा था थोड़ा सा, ठीक है, तो फिजिक्स के आधार पे मैंने इसको एनालाइज करके बनाया है इसका सही जवाब। तो ये एक प्रकार का जो आप संख्याओं का, तरंगों का मद, मद का मतलब होता है एक प्रकार से, अलग अलग तरीके से आपने जो चीज़ें आपके पास डेटा या श्रेणी आई है, उन मदों की संख्या को आप क्या कर रहे हैं, एक प्रसरण के रूप में विस्तारित कर रहे हैं। तो वो जो विस्तारित हो रहा है वो परिवर्तन ही हो रहा है। और आप अगर इंग्लिश में इसका गूगल भी करेंगे तो आपको ऑप्शन ए ही सही जवाब देगा। इसका करेक्ट जवाब मदों के मूल्यों का जो है परिवर्तनीयता बताता है। ये सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि ये क्या है, ये एक एकल मूल्य होता है, और इसी के माध्यम से जो डेटा डिस्क्रिप्टिव करते हैं हम लोग, डेटा का एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव मैं समझ गया था, उस डिस्क्रिप्टिव से लगा लिया था फैलाव को लेकर। ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्टिव के बारे में यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही है कि वो कहा जा रहा है कि वर्णनात्मक जो डेटा होगा वो केंद्र को दर्शाएगा। तो जो डेटा सेट होगा वो परिवर्तनशील तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ वर्णनात्मक आंकड़ों का भी एक शाखा के रूप में होगा, लेकिन वो एक ब्रांच के रूप में हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे बताऊं, इसका करेक्ट जवाब जो होना चाहिए वह होना चाहिए आपको मदों की मूल्यों में परिवर्तनीयता होनी चाहिए, फैलाव, ये आपका सही माना जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको हर्टेज बताती है, आपको पता भी होगा SI इसका मान है, हर्टेज का, फ्रीक्वेंसी का, बारंबारता का। ठीक है भाई, और ये विभाजन है, विभाजन मतलब डिवीज़न होता है अलग अलग तरीके से, है ना। तो मानक डिवीज़न क्या है, स्टैंडर्ड डिवीज़न क्या है, उसके बारे में ये कहना चाह रहा था, बट पूरा नहीं लिखा, अधूरा लिखा है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। चरों के बीच या मध्य संबंध का ज्ञापक कथन क्या होना चाहिए, बताइए जरा, कि चरों के बीच या मध्य संबंध का ज्ञापक कथन कहलाता क्या है।
सर परिकल्पना। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना। तो ध्यान रखना आप लोग कि एक प्रस्ताव या उसका कोई मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे किसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आप, किसी एक प्रस्ताव का आपने घोषणा कर दी और उस घोषणा के आप क्या किया, आपने इसको एक रूप दे दिया और उस रूप में जब आपने किसी निर्माण के बीच में अस्थायी चीज़ें आ रही हैं या अनुमानित संबंधों का रूप हो रहा है, तो अनुमानित जो संबंध होंगे वही अनुमानित संबंध आपके कहलाएंगे परिकल्पना। तो चरों के मध्य की बात हो रही है और चरों के बीच की बात हो रही है, यानी मध्य संबंध बताना है, तो ये परिकल्पना कहलाती है आपकी। क्या कहलाती है? परिकल्पना कहलाती है। तो यानी एक प्रस्ताव एक घोषणा के रूप में बताए गए जो निर्णय होते हैं, उन निर्माणों को हम उसके बीच में अस्थायी रूप से अनुमानित संबंध के रूप में जब हम उसे कहते हैं तो वह आपका हो जाता है परिकल्पना। और ये ही आपकी सही जवाब हो जाएगी, हाइपोथेसिस इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक प्रश्न और देख लीजिए, और यहाँ पे समाजकारी व्यवसाय। अब ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है भाई, प्रश्न अच्छा है। मुझे जरा बताइए कि समाज में उत्पीड़ित और उपांती वर्गों के संबंध में राइट है या रॉन्ग है? तो सही है। सही है, सही है सर। ठीक है भाई। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मेरी बात को जरा बहुत गौर से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा ही है। ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर इस प्रश्न का। ठीक है भाई, तो ये तो समाज कार्य व्यवसाय में जो उत्पीड़ित और उपांती वर्ग के लोग होंगे उनके संबंध की बात कर रहा है। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा उपांती वर्ग है क्या? उपांती वर्ग मतलब व्यक्तियों का वह वर्ग है जिसमें विशेष रूप से, अगर मैं बात करूं, एक ऐसा व्यवहार जिसमें उसे ये महसूस होता है कि उसका कोई महत्व तो नहीं है, ऐसे वर्ग के लोग होते हैं। तो ऐसे वर्ग के लोग कहाँ होते हैं भाई? उपांती वर्ग में होते हैं। उन्हें महसूस होता है कि मेरा कोई महत्व तो नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोग भी हैं समाज में। तो आप ये बात कह सकते हो कि ये उपांती वर्ग में आएंगे। तो सामाजिक कार्यकर्ता क्या काम करेगा बताइए जरा एक बार? उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। करेगा ना? हाँ, तो यहाँ अगर मैं उसकी बात करूँ तो आपका ये जो ये एलिगेशन आ रहा है ये आपका सही मान लिया जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, और ध्यान रखना भारत में जो उपांत समूह है वो एक बड़ी संख्या में है, जो समूचे भारत में फैली हुई है। और आज समाज से दूसरी अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो एकांत जीवन वो लोग जीना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, है ना? ये भी समाज आता, तो ये सही है। और आर की बात करूं तो सामाजिक कार्यकर्ता उत्पीड़ित और उपांती लोगों के सशक्तिकरण के लिए समाज को समृद्ध वर्गों में, देखो ये वही लाइन मैंने बोल दिया, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और वही डिक्टो कॉपी किया हुआ है, समझो एक प्रकार से कारण में रिप्रेजेंट है। तो बताओ यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ए बी सी डी में से कौन सा सही होना चाहिए? तो दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी है। हाँ बी फॉर्म। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, वेरी गुड। तो उपांत समूह में महिलाएं भी आ सकती हैं, याद रखना, दिव्यांग लोग आ सकते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हो सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हो सकते हैं, यौन अल्पसंख्यक के लोग आदि बहुत सारे लोग जो होंगे वो सारे के सारे उपांत समूह वर्ग में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। जो प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन हुआ था 5 नवंबर 2020 को, उसमें नहीं पूछा गया था, तो शायद इस बार पूछ लिया जाए इस प्रश्न को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं व्यवस्था अभिगम की। अब व्यवस्था अभिगम आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक प्रकार का सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम की बात कर रहा है, तो समग्र की बात कर रहा है। व्यवस्था का मतलब समग्र भी होता है, सिस्टम भी होता है, एकीकृत भी होता है। तो ये रिलेट करा रहा हूँ एकीकृत और समग्र का व्यवस्था अभिगम को। तो ये एक सामान्यीकरण को निर्धारित करती है। तो ऐसी कंडीशन पे आपको मैंने बताया भी था, एक नाम है लुडविगवान करके, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। लुडविगवान इसका नाम है, और इसने आपको बताऊं मैं तो 1940 में 1940 में इसने कुछ तरीके बताए थे कि व्यवस्था या सिस्टम को लेकर कि ऐसे ऐसे कार्य होने चाहिए। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि परिवर्तन कोई अभिकर्ता होना चाहिए, एक तो ये। उसके बाद बताया था ये कि कोई सेवार्थी होना चाहिए, फिर उस सेवार्थी की लक्ष्य की व्यवस्था होनी चाहिए,
फिर उसके बाद आप क्रिया करेंगे। तो यही इसका सही क्रम बताया था इसने, ठीक है भाई। लुडविग वॉन करके नाम था, यही इसका सही क्रम है, 1940 में बताया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये फैक्ट से क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले के टाइम में काफ़ी पूछे जाते थे, और अभी हाल ही में जो 5 नवंबर का एग्ज़ाम भी हुआ वो भी फैक्ट पर ही आधारित था, है ना। आप लोगों को तो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ये बात। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की, सामाजिक व्यक्तित्व में मनोसामाजिक जो उपागम है वो किस पर आधारित है, बताइए जरा। देखिए मैं बताऊं आपको, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको REBT बताया था मैंने कल, 2009 का जो क्वेश्चन था दिसंबर का, मैंने उसमें बताया था कि नहीं बताया था, बताइए जरा। नाम लिया था अल्बर्ट एलिस का, नहीं बोल रहे हो, REBT का। ये भाई कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैंने पूछा तो आपको तुरंत टाइप करके भेज देना चाहिए था मुझे नाम उसका, आप लोग करते ही नहीं हो, है ना ये काम। तुरंत REBT का नाम आप या तो फुल फॉर्म कर देते या तो नाम भेज देते। अल्बर्ट यहाँ पर एलिस का नाम आएगा, या तो आप लिख देते 1950 तो भी मैं समझ जाता। चलो भाई कोई बात नहीं। तो जानकारी शेयर किया करो आप लोग, है ना। जानकारी शेयर करने से जानकारी और बढ़ती है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो व्यवहारवादी विचारधारा आ रही है, और व्यवहारवादी विचारधारा की बात करूँ तो ये जो है वॉटसन का भी आता है नाम और स्किनर का नाम आता है। बट व्यवहारवादी के जो जनक हैं, या जो जनक कह लो, या उनको पितामह कह लो, या उनको पिता कह लो, तो वो हैं JB वॉटसन। ये बात ध्यान रखना। अब ये हालांकि व्यवहारवादी विचारधारा पे व्यक्तिगत जो है कार्य, ये इस पे इम्प्लीमेंट नहीं है। सिगमंड फ्रायडवादी विचारधारा जो है 1900 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। अच्छा, जब कभी आपको स्वप्न मिल जाए ना तो आंख बंद करके लगा देना। वैसे आंख बंद करके लगा भी नहीं पाओगे, और आंख खोल कर ही लगाना, ठीक है भाई। तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का फिर सिगमंड फ्रायड का स्वप्न वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आना तय है, गारंटी है भाई, ठीक है। और ऑप्शन बी होगा, स्वप्न जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा पर आधारित कार्ल रोजर्स है 1970, याद है आप लोगों को? हाँ, जी सर। 1970 कार्ल रोजर्स। अच्छा आपको देखो मैंने एक बात बताया था, अब ये कई बार प्रश्न आया है, समव्यवहार जो है ट्रांसैक्शनल क्या है, समव्यवहार को लेन देन बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं, नाम याद नहीं होगा आप लोगों को, पता है मुझे। एरिक बर्न का नाम बताया था, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस तो ना, एरिक बर्न ने बताया था। देखो इतने सारे नाम है, आप लोग खुद सोचते होंगे कैसे, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ही है। क्या था? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ही है ना सर? हाँ सर नाम याद है मुझे। ठीक है, एरिक बर्न नाम है, 1950 में दिया था। और इसने जब दिया था, इसी का सिद्धांत अगर मान लो लेन देन करके पूछ ले या विनिमय करके आ जाए नाम, तो कंफ्यूज मत होना, यही है, ठीक है। लेन देन विश्लेषण, विनिमय का विश्लेषण यही है। और व्यक्तियों के बीच में जो है सामाजिक बातचीत को अध्ययन करने की बात करता था। ये क्या करता था, जो भी व्यक्ति होंगे वो वार्तालाप करेंगे समाज में, उसका अध्ययन जो होगा वो इसी में देखा जाएगा, ठीक है। और यही होता था समव्यवहार, ठीक है भाई, यही आप ध्यान रखना। चलिए ऑप्शन यहाँ पे अच्छा सही कौन सा होगा बताइए? सी? नहीं, सी तो नाम ही से पता चल रहा था, सामाजिक व्यक्तिक कार्य है, सोशल केस वर्क है, सोशल केस वर्क क्लाइंट सेंट्रल होता है, इस नाम से पता चल रहा था, प्रश्न में ही उत्तर था। चलिए यहाँ पर देखिए, पर्सनालिटी व्यक्तित्व का शब्द से लिया गया भाई, ये तो बता दोगे आप लोग, बताइए जरा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप लोग दोगे। अजय जी का जवाब आया सबसे पहले भाई, बी बोला है इन्होंने। लैटिन शब्द, तो लैटिन है सर। अच्छा पर्सोना। हाँ, बोलते हो मतलब उंगली चलाने की बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए, दोनों बात सब करना चाहिए, ठीक। तो लैटिन भी बात, ठीक है, दोनों सही जवाब आप लोगों का है भाई। यहाँ पर लैटिन शब्द जो होगा पर्सोना, और पर्सोना का अर्थ कौन बताएगा, आप बताइए जरा मुझे बोलकर। मुखौटा सर। मुखौटा, शाबाश, मुखौटा सर। हाँ मुखौटा, वेरी गुड। ये प्रश्न बना हुआ है मुखौटा, है ना, तो याद रखना। अच्छा आपको बताऊं, यहाँ से एक व्यक्ति का नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ये युंग जुंग का नाम। और
ये वनडे एग्जाम में काफ़ी बार आता है ना। तो मैं आपको बता दूं, कार्ल जंग सर। हाँ नहीं, कार्ल जुंग नहीं है ये दूसरे हैं। हाँ ये कार्ल जुंग नहीं है, ठीक है, युंग जुंग है। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं, ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में बताए हैं। अंतर्मुखी में कौन आता है, जो लेखक बनने के लिए होता है, और बहिर्मुखी में जो नेता शिक्षक बनते हैं वो आते हैं। और एक और बताया था उभयमुखी, जिसमें उचित और वांछित व्यक्तित्व वाले होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये 3 टाइप की इन्होंने बताया था, इसे भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, विल्सन एंड रीलैंड की पुस्तक का नाम बताइए जरा मुझे। सर ये सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, इनका नाम कहाँ आता है, ये तो उसने दिया है, क्या नाम इसका है। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक, शाबाश, सही जवाब, सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस ही होगा, शाबाश। यहाँ पर ये करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, यही नाम होगा, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सही जवाब इन्होंने दिया है, सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस ही 1949 में, शाबाश, 1949 में। और अच्छा, समूह कार्य के जनक कौन है भाई, शायद पहली बार सुन रहे हो मेरे से, शायद। ट्रैकर। नो, होमन्स, कैस्पर होमन्स जनक हैं ये ग्रुप वर्क के, है ना। अच्छा, सोशल ग्रुप वर्क के ये देखो एक किताब, ये किताब के बारे में बताइए जरा। नो, सोशल ग्रुप वर्क में ट्रेकर नहीं, पी आर बाल गोपाल होंगे। एच पार्लियामेंट का भी कहीं कहीं नाम मिल जाता है इनका, एच पार्लियामेंट का भी, ठीक है, तो ये भी आ जाता है। बट एच पार्लियामेंट इतना फेमस नहीं है इसमें, सोशल ग्रुप वर्क में, शायद उनकी पुस्तकों को ही दमित कर दिया गया हो या क्या हो गया, इतना नाम नहीं देखने को मिलता है। लेकिन मैंने कहीं देखा है सोशल ग्रुप वर्क में पार्लियामेंट का भी नाम। और याद रखना, यहाँ पे सोशल ग्रुप वर्क के बारे में अगर बात हो रही है तो आप ध्यान रखिए PR बाल गोपाल के बारे में याद रखिएगा। और इनके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा PD मिश्रा भी करके आती हैं, बीना मिश्रा भी करके आती हैं, इनकी भी किताबें आजकल बहुत फेमस है, चल भी रही हैं आजकल तो, है ना, इनकी किताबें, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी ये तो है ही नहीं, कुछ ग्रुप्स वगैरह कोई किताब ही नहीं है। तो गोपाल मिश्रा बताया ना आपने, बाल गोपाल, PR बाल गोपाल। किसने कहा है कि धर्म जन साधारण का ही अफीम है? कार्ल मार्क्स। अच्छा जी, शाबाश। अगर ये तो अगर आपको पता था, अफीम, देखो अफीम, अब ऐसा शब्द लग रहा है ना, अफीम मतलब जैसे नहीं कुछ नशा वाला शब्द, और ऐसे ही आप रिलेट कर लीजिए काल से, मतलब विकराल रूप, कार्ल मार्क्स विकराल रूप, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। के डेविस का नाम अगर मैं बात करूं, के डेविस धर्म का अपर्दन चक्र बनाया था। क्या बोला था, धर्म को क्या बोल दिया था इसने, अपर्दन चक्र बोल दिया था। दुर्खिम इंपॉर्टेंट है, तन्वी है कि चली गई हैं, तन्वी का एक क्वेश्चन था, एक बार इन्होंने पूछा था मेरे से कि सर अरुणता जनजाति क्या होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की एक अरुणता जनजाति है, उसका अध्ययन किया था दुर्खिम ने, पवित्र और अपवित्र के रूप में, तो उसको डिवाइड कर दिया। पवित्र जो था वो टोटम कहा, उस पवित्र की प्रक्रिया को क्या बोल दिया था दुर्खिम ने, टोटम बोल दिया था, टोटम। अरुणता जनजाति, दुर्खिम, नाम बड़ा अजीब है, अरुणता नाम भी बड़ा अजीब लग रहा है आप लोगों को ना। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ये जनजाति पाई भी जाती है, आपको पता भी है, इजीली आप इसको कर भी सकते हैं। मैक्स वेबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रो स्टेट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ, क्या था इसका, कैपिटलिज्म इसका था, ऐसे ही कुछ था। बट इसकी आप याद ना रखें, आप इसका याद रखें नौकरशाही, इसका नाम याद रखें नौकरशाही। मेलिनोवेस्की भी जनजाति का अध्ययन किया था, मेलिनोवेस्की ने भी। मेलिनोवस्की जनजाति पर अध्ययन किया था, हाँ ठीक है, सही बता रहे हैं। तो उसने धर्म को संस्कृति को रिलेट करवाया था, ठीक है, मेलिनोवस्की, हाँ ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपको ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी संस्कृति, जादू टोना वाला थ्योरी, वही याद रखे बस, उसकी धर्म में वो आने वाला नहीं है।
धर्म में यही आएंगे, दोबारा अगर आएंगे तो यही आने वाले हैं आप लोगों से, दोबारा भी अगर आएगा तो यही आएगा। पूंजीवाद पे तो कहीं कहीं कार्ल मार्क्स ने भी काम किया है ना। क्यों नहीं, पूंजीवाद तो उसी का है ही भी, पूंजीवाद तो उसका है भी तो। कैपिटल, दास कैपिटल किसका है? सर मैक्स वेबर ने भी किया है। अच्छा, मैलिनोवस्की के बारे में बात कर रहे हो। देखो, अब मैं विचार के बारे में बात करूँ तो विचार तो यार सबके अलग अलग होते हैं, सबने अलग अलग तरीके से कहे, बहुत लोग बताते हैं अलग अलग तरीके से, सबका थोड़ी नहीं देखना है आप लोगों को। मैक्स वेबर का तो ब्यूरोक्रेसी है ना, नौकरशाही। हाँ, मैक्स वेबर, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तन्वी है तो है भाई, तुम बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन 1 लेते हैं आप, देखो सामाजिक सुधार का जो है उद्देश्य बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 के बताइए क्या होगा। सामाजिक परिवर्तन लाना। अच्छा, शाबाश। ये सामाजिक सुधार का यही उद्देश्य होगा कि सामाजिक परिवर्तन का सुधार ही लाना होगा भाई। ठीक बता रहे हो सुनीता मैम, दीपा जी भी बता दिया है सही जवाब, इन्हीं 2 का जवाब आया है और ऑप्शन करेक्ट जवाब हो गया यहाँ पर सी की सामाजिक परिवर्तन। बाकी यहाँ पे अल्पसंख्यक समूह की सहायता गलत हो जाएगी, उपांती समूह में सहायता करना, ये सामाजिक सुधार थोड़ी ना होता है। सामाजिक कार्यकर्ता करता है, उसके अंतर्गत अपनी भूमिका निभाता है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो कर रहा है। ठीक है भाई, वो तो आपको अभी मैंने बताया भी इसके बारे में, और ये तो डी तो ऐसे ही ऑलरेडी गलत ही है। ठीक है, एक प्रश्न ये ले लीजिए कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, बताइए। 21 में देखो 21, ठीक है, ठीक है। अगर देखो आपने एलिमेंट कर लिया समता का अधिकार, तो है ही नहीं समता विधि का अधिकार। आपने धर्म लिंग कुछ लिखा ही नहीं है, आपने भी रिलेट करा लिया। लोक नियोजन का 16 है, ये भी आपने देख लिया कि कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। बचा आपके पास ये, तो जीवन की स्वतंत्रता एवं प्राण दैविक स्वतंत्रता के बारे में, निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में जो चीज़ें जिक्र की गई है वह किया गया है ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर सही जवाब 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, ठीक है। और फिर जो है आप लोगों की क्लास जो है कल होगी और ये समाप्त हो जाएगा, पार्ट आपका भी जो है ये समाप्त हो जाएगा कल, ठीक है। और जो मैंने अभी एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, उसको ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैंने जिक्र किया है जो है सिग्मा के बारे में, काइजन के बारे में जिक्र किया है ना, वो ज़रूर देखना। कानबान के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ प्लस में मैंने एक चीज़ और बताई है आप लोगों को कि हेलो इफेक्ट क्या है, ठीक है। इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी वो भी, ठीक है, उसे आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं सभी को वीडियो जो है अपलोड कर देता हूँ और आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, ठीक है ना। और PDF मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ अभी इसका, ठीक है। चलिए।